कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीए ट्यूटोरियल में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 2। जी हाँ, जो बायोटेक्नोलॉजी है अभी फिलहाल आपके सिलेबस में है 6th सेमेस्टर में, और उसका यूनिट नंबर 2 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आज की जो टॉपिक है यूनिट नंबर 2 में कुल 4 चैप्टर हमको अलग अलग पढ़ने हैं। उस 4 चैप्टर में से आपके सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो ये कुल मिला के चैप्टर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, क्लोनिंग के बारे में, और उस क्लोनिंग को कैसे करते हैं उसके फंडामेंटल के बारे में। क्लोनिंग क्या होती है, जैसे कि आप बचपन में अगर मेरी तरह आपने भी शक्तिमान सीरियल देखा होगा तो उसमें डॉक्टर जयकाल था, वो क्लोन से शक्तिमान का डुप्लीकेट कॉपी बना दिया था, उससे गलत गलत काम करवाता था। बदनामी किसकी होती थी? शक्तिमान की होती थी। क्लोनिंग मतलब किसी भी एक पर्सन से हूबहू उसकी दूसरी कॉपी बना देना, दिस इज क्लोनिंग। दूसरी भाषा में क्या है, जैसे फोटो कॉपी। एक बच्चा असाइनमेंट घिस घिस के लिखा और दूसरे ने क्या उसकी फोटो कॉपी करा ली, उसने नोट्स बनाई, खूब मेहनत की, उसने फोटो कॉपी करा लिया। दोनों के पास सेम मैटर, एक को लगा 5 मिनट, एक को लगे 5 महीने, और वो मेहनत का फर्क आप देख रहे हैं। ठीक है, तो क्लोनिंग यानी फोटो कॉपी। अब क्या जरूरत है क्लोनिंग करने की, क्या जरूरत है क्लोनिंग की, जरूरत है क्या, इस्तेमाल है क्लोनिंग की, इसको पहले हम समझेंगे इस क्लास में, तब हम जाके इस टॉपिक को शुरू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपको पता है कि जैसे कि किसी भी आज के केस पर डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, और डायबिटीज बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है कोल्ड ड्रिंक, मैकडोनल्ड के मैकडी के पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें जब से आई है ना भारत में, डायबिटीज के केस अनगिनत बढ़ रहे हैं। 20-25 साल के लोगों को डायबिटीज हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल उस पर कभी बात करेंगे। तो जो क्या हो रहा है कि जब डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं तो इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, और आपको पता है कि जो इंसुलिन है वो हार्मोन ह्यूमन के पैनक्रियाज में या एनिमल के पैनक्रियाज सेल से निकाले जाते हैं। अब आपको पता है कि हमको करोड़ों लीटर पर डे हमको चाहिए इंसुलिन। हम इतने जानवरों को मार नहीं सकते कि उनका पैनक्रियाज निकाल लें, ह्यूमंस को पैनक्रियाज निकाल नहीं सकते। हम इतना ज्यादा प्रोडक्शन कैसे करेंगे भाई? नेचुरल प्रोडक्शन तो बहुत कम हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो सेल है, जो पैनक्रियाज के क्लोनिंग वाले सेल हैं, जो जीन्स हैं, उस जीन्स को हम बैक्टीरिया के अंदर डाल करके उसकी नंबर ऑफ मल्टीपल फोटोकॉपीज निकाल सकते हैं। यानी इंसुलिन हार्मोन रिलीज करने वाले पैनक्रियाज सेल की नंबर ऑफ कॉपी हम बना सकते हैं। एक ओरिजिनल कॉपी से हम सैकड़ों, हजारों, लाखों डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, और उस कॉपी से, डुप्लीकेट कॉपी से हम इंसुलिन निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे यूज हैं, इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसी को कहते हैं क्लोनिंग, कि एक से दूसरी कॉपी तैयार करना, हूबहू एक नया गुणसूत्र क्रोमोसोम डीएनए डेवलप करना। तो समझ आएगा क्लोनिंग क्या काम है। और फार्मास्यूटिकल फील्ड में, दवाओं को बनाने के फील्ड में, वैक्सीन बनाने के फील्ड में, हर जगह पे इसका बहुत रोल है। जैसे अभी आपने देखा वैक्सीन बनाया कोविड का, तो एक वायरस से आपने वो कोरोना निकाला, अब उसको आप टेक्नोलॉजी के द्वारा आप मल्टीपल कॉपी उसकी तैयार कर सकते हैं, ढेर सारे लैब में हूबहू स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं वैक्सीन। ठीक है, तो आज की क्लास में जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज में हम पहले बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर का। तो आज की क्लास में हम 3-4 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें से है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या है, कॉस्पिड क्या है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। आज क्लास में हम इन सबको बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, वेक्टर दोस्तों क्या होते हैं कि एक तरह समझिए, जैसे मेरी बात समझिए, जैसे कि ये आप एक ह्यूमन है, आप एक कोई ह्यूमन है, कोई जानवर है, आपके बॉडी में होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं दोस्तों? ये देखिए, ये आपकी बॉडी में है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। अब इस क्रोमोसोम का हम कोई एक पोर्शन अगर यहां से काट के निकाल लेते हैं तो उस क्रोमोसोम में क्या मिलेगा आपको? जीन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जीन्स। और उस जीन्स के अंदर क्या होंगे? उस जीन्स के अंदर होंगे डीएनए। जी हाँ, डीएनए, दिस इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यही डीएनए रिस्पॉन्सिबल है किसी भी फैक्टर के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी गुण के लिए जो जीन्स पे अवेलेबल है, और जीन्स कहां पे है? क्रोमोसोम। तो वेक्टर क्या है? जैसे मान लीजिए किसी भी एनिमल के अंदर, किसी प्लांट के अंदर हमें जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इसके 43rd क्रोमोसोम के, ठीक है, 43rd क्रोमोसोम के फलाने नंबर डीएनए के इस जीन पे अवेलेबल है। जैसे हमने माना कि ये एक जीन का दोस्तों एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है एक जीन का, और हमें पता है कि ये जो जीन का स्ट्रक्चर है, इस जीन में ढेर सारे सेगमेंट्स होते हैं,
डीएनए के ढेर सारे सेगमेंट्स होते हैं और जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कि इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाला जो सेल है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पर्टिकुलर इस पोर्शन में अवेलेबल है, यानी इतनी दूर पे वो जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस डीएनए में, एक जीन में हजारों लाखों प्रॉपर्टीज होती है। हमारा जो काम का प्रॉपर्टी है वो इतने सेगमेंट पे, इस सेगमेंट में अवेलेबल है, ठीक है। तो इस सेगमेंट को हम काटेंगे, क्योंकि हमको पूरे से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इस सेगमेंट की फोटोकॉपी करानी है। यानी एक आप पूरा बुक ले जाओ और उस कोई एक नोट्स ले जाओ किसी दोस्त की फोटोकॉपी कराने, तो आप पूरा बुक मत कराओ, आपको सिर्फ यूनिट नंबर 2 चाहिए, तो आप पेज नंबर 36 से पेज नंबर 54 तक का कॉपी कराएंगे, यूनिट 2 हो जाएगा। यानी कि जब हमें किसी जीन का ये वाला पोर्शन चाहिए तो हमें जरूरी नहीं है कि हम सारे जीन की फोटोकॉपी कराएं, हम सारे जीन की क्लोनिंग कराएं, हमें सिर्फ पर्टिकुलर वो सेगमेंट चाहिए जिसकी रिक्वायर्ड है, हम जिसकी क्वांटिटी हमको रिक्वायर्ड है, हमें सिर्फ वो सेगमेंट चाहिए। तो इस सेगमेंट को हम यहां से काट के निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, इस सेगमेंट को हम यहां से काट के निकालते हैं और इसको काटने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम होता है आरई, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम चाहिए होता है, उसकी हेल्प से इस सेगमेंट को हम काटते हैं और इस सेगमेंट को काट के हमने अलग कर लिया। ये कहां से निकाला हमने? किसी ह्यूमन से, किसी एनिमल से। जैसे मान लीजिए कि ये इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए हमने किसी ह्यूमन का सेल निकाल लिया। अब हम इसकी फोटोकॉपी करने के लिए हमें ये कंप्लीट सेट चाहिए और ये कंप्लीट सेट अगर हम फिर से इसको जोड़ देंगे तो ये बाकी जीन्स को भी फोटोकॉपी कर लेगा, बाकी प्रॉपर्टी को भी लाएगा। हमको बाकी प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, हमें सिर्फ ये प्रॉपर्टी चाहिए। तो हम एक बैक्टीरिया, ध्यान समझिएगा, एक बैक्टीरिया जो होता है उस बैक्टीरिया का क्या निकालते हैं? डीएनए निकालते हैं, क्रोमोसोम निकालते हैं। और ये मान लीजिए बैक्टीरिया का डीएनए क्रोमोसोम है, तो हम इस बैक्टीरिया के डीएनए क्रोमोसोम से इतना पोर्शन काट करके अलग कर देते हैं। और जब इतना पोर्शन हमने दोस्तों काटा तो ये हमको इतना मिल गया, और इस बचे हुए पोर्शन जो काटा है, अब ये वाला जो हमने किसी ह्यूमन से निकाला था उस पोर्शन को लाके हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखिए हमने इस पोर्शन को लाके यहाँ पे जोड़ दिया, यानी इतना पार्ट जो है दोस्तों ये ह्यूमन का है जिसकी प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए, जो हमें जीन की प्रॉपर्टी चाहिए, और इतना वाला जो पोर्शन है दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ वाला जो पोर्शन है वो बैक्टीरिया का है और यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन ह्यूमन का है। आपको मैकेनिज्म समझ में आ रही हो? तो ये ह्यूमन और बैक्टीरिया वाला जो पोर्शन है जो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, इस पूरे रिंग को ध्यान समझिएगा। मैंने बात किया कि वेक्टर क्या होता है, उस पूरे रिंग को या उस पूरे वेक्टर को, डीएनए को, जिसमें वो भी डीएनए है, वो भी जीन है जो हमें रिक्वायर्ड है ये वाला, और वो भी है जो बैक्टीरिया का है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, बस हमको सपोर्ट के लिए चाहिए ताकि फोटोकॉपी करा सके। तो ये और यानी बैक्टीरिया और ह्यूमन के जीन्स के वो सीक्वेंस जिसमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती है, उस रिंग को, उस कॉम्बिनेशन को ही हम वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर। तो समझ आया वेक्टर क्या है? वेक्टर वो छल्ला है, वो रिंग है जिसकी हमें मल्टीपल फोटोकॉपी करनी है। उसमें दो चीजें हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल है और दूसरा फॉरेन डीएनए है, यानी किसी बैक्टीरिया या वायरस का डीएनए है। दोनों को मिक्स करके एक वेक्टर बनाया गया है और इसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन। यानी अगर किसी बैक्टीरिया या वायरस की बॉडी में इसको डाल दिया जाए तो ये अपने आप फोटोकॉपी होगी, मल्टीपल कॉपी होगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, अपने आप संख्याएं बढ़ेंगी। इसी को सेल्फ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। तो समझ आएगा वेक्टर क्या होते हैं? तो हम वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं कि वेक्टर आर द combination of DNA molecules and foreign DNA molecules which contains the specified character and property which we required for cloning. It contains the DNA molecule from humans and animals and other DNA foreign DNA particle from any bacteria. ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर। अब एक वेक्टर के अंदर खास प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? तो वेक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली चीज वो स्मॉल साइज, छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट एक होनी चाहिए, कम से कम एक साइट हो जहां से उसको कट कर सको। कोई ऐसे जीन होते हैं दोस्तों जिसमें कि साइट ही नहीं होता काटने का, यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट कहते हैं जहां से इसको काट सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से और यहाँ से काटा तो इस साइट को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट। कम से कम एक होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिस पॉइंट से ये रेप्लिकेट करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। और कम से कम 1 से 2 जेनेटिक मार्कर होने चाहिए ताकि हमको पता चल सके कौन सा, वही
हमने इसको पूरा कर दिया, अब इसकी फोटोकॉपी कर दी। अगर हम इतनी दूर को पहचान नहीं पाएंगे हमें क्या चाहिए, तो बाद में हम किसको काट के निकालेंगे, इसका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो इसको पहचानने के लिए जेनेटिक मार्कर लगते हैं, तो कम से कम 1 से 2 जेनेटिक मार्कर होने चाहिए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि देयर आर द सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर। पॉइंट नंबर 1, इट शुड बी स्मॉल इन साइज, it should have one single restriction endonuclease site. Third, it have at least one origin of replication and it should have 1 to 2 genetic marker. ये हमने बात कर ली कि वेक्टर क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे प्लाज्मिड क्या होता है। देखो दोस्तों, मैंने कहा कि जब हमने वेक्टर बनाया तो वेक्टर बनाने में एक साइड तो हमने ह्यूमन डीएनए का लिया या एनिमल डीएनए का लिया जो हमें चाहिए, और दूसरा वाला पोर्शन हमने कहां से लिया, हमने बैक्टीरिया से लिया। ख्याल समझिएगा, बैक्टीरिया से। अब अगर आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर याद होगा दोस्तों, तो आपको पता है ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर था और उसमें बीच में न्यूक्लियस था और वहां पे डीएनए था और कुछ यू स्ट्रक्चर था। आपको स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो याद होगा, ये न्यूक्लियस था जिसमें डीएनए या आरएनए था, और यहाँ पे एक स्पेस था जहां पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यानी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया था और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था। याद करिए, उसी को हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ये जो पोर्शन है प्लाज्मिड का, यहाँ पे डीएनए पाए जाते हैं। तो दो तरह डीएनए होते हैं किसी बैक्टीरिया की बॉडी में। एक डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, दूसरा डीएनए कहाँ होता है? प्लाज्मा, यानी एक्स्ट्रा माइक्रोमोसोमल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में एक्स्ट्रा क्रोमो। तो इस डीएनए को ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, क्योंकि एक डीएनए तो क्रोमोसोम में है और एक डीएनए क्रोमोसोम के बाहर है, इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। तो मैंने कहा कि जब भी हमें ये बनाना होता है वेक्टर, हमें एक डीएनए चाहिए होता है ह्यूमंस का और एक डीएनए चाहिए होता है बैक्टीरिया का। अब वो जो एक डीएनए हमको बैक्टीरिया का मिला है, हम दो जगह से ले सकते हैं, हम न्यूक्लियस से भी ले सकते हैं और यहाँ प्लाज्मिड से भी ले सकते हैं। तो हम जो बेसिकली लेते हैं, हम प्लाज्मिड का डीएनए लेते हैं, इसका डीएनए नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके डीएनए में अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है और हमें ये वाला एकदम न्यूट्रल चाहिए जिसमें अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी ना हो। और दूसरी चीज, इसके अंदर, इस वाले डीएनए के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत ज्यादा तेजी से रेप्लिकेट करते हैं, बहुत तेजी से करते हैं, इसलिए ये वाले सबसे अच्छे होते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक तरह का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल डीएनए होता है विच हैव मच मोर कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। ठीक है, दूसरी बात ये प्लाज्मिड हो गया। अब जो प्लाज्मिड है उसकी कॉपी करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, किसी बैक्टीरिया में ज्यादा, किसी बैक्टीरिया में कम। जैसे कि 1 से 4%, यानी एक प्लाज्मिड 1 से 4 सेल बना सकते हैं, या कभी कभी 10 से लेकर 100% की कैपेसिटी होती है। ठीक है, उसके साथ साथ इनके पास जो प्लाज्मिड होते हैं, डीएनए होते हैं, आपको पता है डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, एजी, एयू, यूजी, याद है ना, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल होता है। तो इनको बेस पेयर कहते हैं। तो हर डीएनए में बेस पेयर की संख्या जो है वो 1 से लेकर 500 किलो बेस पेयर, यानी अगर 500 किलो बेस पेयर को कन्वर्ट करेंगे हम बेस पेयर में, तो हो जाएगा 5000 बेस पेयर। शॉर्ट फॉर्म में 500 किलो बेस पेयर। तो करीब 5000 बेस पेयर या 500 किलो बेस पेयर तक की कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल, जो प्लाज्मिड मिलता है ई कोलाई बैक्टीरिया से, उसमें 4361 बेस पेयर पाए जाते हैं। अगर इसको हम कन्वर्ट करें किलो बेस पेयर में, तो हो जाएगा 43.61 किलो बेस पेयर। ओके, तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि व्हाट इज द बेस पेयर क्या है, प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर क्या है, ये आप समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज क्या होता है। देखिए बच्चों, आपको पता है कि एक कहावत सुनिए, गंगा जी के पानी में कभी कीड़ा नहीं लगता। कहते हैं गंगा जल आप रख दो लाके, कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, बाकी पानी में कीड़े लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा जल में एक खासियत है, उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं और ये वायरस हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया को डेड करते हैं। अगर आप कोई रोगी हैं, आपके अंदर कोई बीमारी है और आप गंगा जी का स्नान कर ले, लोग कहते हैं, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियोफेज वायरस है नदी में, वो आपकी बॉडी में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देंगे। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आपने जानते ही हैं, आपने देखा ही है, कुछ यूं होता है ऐसे करके, आपने इसको पढ़ा है अच्छे से। ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं दोस्तों, ये बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं बेसिकली, और इनका काम है बैक्टीरिया को मारना। और इनके साथ एक खासियत और है, ये ढेर सारे वायरस के अंदर ये क्या करते हैं, जब ये किसी वायरस बैक्टीरिया के अंदर घुसते हैं तो अपनी ढेर सारी नंबर्स को बढ़ाते हैं, फोटोकॉपी करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमने वेक्टर बना लिया, ह्यूमन और एनिमल को जोड़ करके, वायरस को जोड़ करके जो हमने वेक्टर बना लिया, इस वेक्टर को अगर हम बैक्टीरियोफेज के अंदर इंसर्ट कर दें
और उस बैक्टीरियोफेज को किसी वायरस के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अपनी संख्या को हजारों में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस बैक्टीरिया को मार देते हैं। उसी तरह से जब ये अपनी संख्या को बढ़ाएंगे तो साथ साथ में इसकी संख्या भी बढ़ेगी, यानी हम कह सकते हैं आसान भाषा में जो बैक्टीरियोफेज है ये फोटोकॉपी मशीन है। क्या है? फोटोकॉपी मशीन, जो एक पेपर को हजारों पेपर में कन्वर्ट कर देगा मशीन से। उसी तरह से ये बैक्टीरियोफेज के अंदर काम कर गया है कि ये वायरस बैक्टीरिया के जो क्लोन्स हैं, वेक्टर्स हैं, उसको नंबर ऑफ कॉपी में कन्वर्ट करता है। कॉस्मिड्स क्या होते हैं? जैसे बैक्टीरियोफेज है दोस्तों, जैसे प्लाज्मिड होता है वैसे कॉस्मिड होता है। जब किसी बैक्टीरियोफेज या किसी बैक्टीरिया प्लाज्मिड के हम जीन को निकालते हैं तो उसको हम कॉस्मिड्स कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम बैक्टीरिया के डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को निकाल रहे हैं तो प्लाज्मिड, और किसी बैक्टीरियोफेज के डीएनए को निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉस्मिड्स। ये सीधी सी बात हो गई, ठीक है दोस्तों। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि कई प्रकार के हमारे वेक्टर्स होते हैं। तो आर्टिफिशियल वेक्टर्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल वेक्टर्स में ह्यूमन आर्टिफिशियल वेक्टर्स हो गए, ईस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर्स हो गए, और बैक्टीरियल, यानी किससे बनाए गए। अगर ह्यूमन से बनाए गए हैं तो ह्यूमन आर्टिफिशियल वेक्टर, फंगस से बनाए गए हैं तो ईस्ट, और बैक्टीरिया से बनाए गए तो बैक्टीरियल, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप पता है कि क्योंकि फोटो सिंथेटिक बनाना है, आर्टिफिशियल बनाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज है, तो हम कितने बैक्टीरिया को ढूंढेंगे, मारेंगे। तो ह्यूमन में कुछ एग्जांपल ऐसे एच विलार्ड है, ये जीन थेरेपी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ईस्ट में M0180N करके है कुछ, ठीक है। तो ये कुछ नाम है यहाँ पे। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है। नाम समझिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी डीएनए को री करना है, कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन तो पहले से था, अब आपको दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना है, रीकॉम्बिनेशन। यानी इस डीएनए में एक कॉम्बिनेशन पहले से था, हमने यहाँ वाला पोर्शन काटा, इसका यहाँ वाला पोर्शन काटा, दोनों को जोड़ दिया, एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। इसका कॉम्बिनेशन पहले कुछ था, इसका कुछ था, हमने जोड़ के एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया। दिस इज कॉल्ड रीकॉम्बिनेशन। समझा क्या क्या होता है रिकॉम्बिनेशन? यानी इसको हम इस तरह समझाने की कोशिश अगर आपको करें दोस्तों, आप समझिए कि हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंस ये है, या इस तरह समझिए कि एक डीएनए है, उसमें ये है, एक ए और बी, और दूसरा डीएनए है, यहाँ है सी और डी। हमने दोनों से एक अलग डीएनए बनाया, इसका यहाँ से ये ले लिया, इसका यहाँ से ये ले लिया, ये हो गया ए और डी, यानी इसका ए लिया, इसका डी लिया, तो ये एक नया कॉम्बिनेशन बन गया डीएनए का। दिस इज एडी, एबी और सीडी से बन गया एडी। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? किसी भी अलग अलग ह्यूमन के और या एनिमल्स के या वायरस के डीएनए को मिक्स करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाना, उसकी क्लोनिंग करना, और डिजायर्ड प्रॉपर्टी वाले कैरेक्टर्स को ढेर सारे नंबर्स में प्रोड्यूस करना, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको आपने यहाँ से समझ लिया, ठीक है। बाकी नोट्स आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पे kclpharmacy.com पे, वहाँ पे आप नोट्स देख सकते हैं। मैं आपको लेक्चर समझा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी अगर हम कोई करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए। भाई सीधी सी बात है, कुछ चीजें तो चाहिए। तो रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिक्वायरमेंट में पहले आपको चाहिए डोनर डीएनए, यानी ये वाला डीएनए किसी ह्यूमन से, किसी एनिमल से, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया कि इंसुलिन हार्मोन जो निकाल सके, तो एक डोनर डीएनए चाहिए, वो किसी ह्यूमन से, एनिमल से, प्लांट से, कहीं से ले सकते। दूसरा आपको एक वेक्टर चाहिए, जो कहाँ से मिलेगा? बैक्टीरिया से मिलेगा ना, बैक्टीरिया की बॉडी से निकालेंगे, तो एक वेक्टर आपको चाहिए। तीसरा एक एंजाइम चाहिए जो इनको कट करे, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसको कैंची भी कहते हैं, इसको सीजर भी कहते हैं। चौथा है डीएनए लाइगेज। अब जब यहाँ काटा है, इसको जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए, तो जोड़ने के लिए एक एंजाइम और होता है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज अगला हमारा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इसको हम किसी की बॉडी में इंसर्ट करेंगे। मैंने कहा कहाँ सेट करते हैं? हम बैक्टीरियोफेज की बॉडी में इंसर्ट करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज क्या होगा? होस्ट हो गया, तो एक हमको होस्ट सेल चाहिए। उसके बाद ये अंदर अपने आप फैलेगा, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि ये मल्टीपल कॉपी तैयार हो, इसे एक्सप्रेशन ऑफ जीन कहते हैं। और बाद में इसको हम कट करके सारी चीजों को निकाल के अलग करेंगे, इसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। यानी 7 बेसिक रिक्वायरमेंट है, 7 बेसिक स्टेप्स होते हैं इस टेक्नोलॉजी में। डोनर डीएनए, वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, होस्ट सेल, एक्सप्रेशन ऑफ जीन और एक्सट्रैक्शन। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। मेरे ख्याल से आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आपके सामने स्क्रीन पे कुछ लेक्चर्स या कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं जिसको आपको पॉइंट वाइज अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि एप्लीकेशन सब कॉमन चीजें हैं, बता चुका हूँ कहाँ कहाँ यूज होता है। एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन में है, एड्स थेरेपी में है,
ठीक है, अलग अलग मेडिसिन बनाने में है, फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाने में है, तो अलग अलग चीज़ों में है, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल है इसका। तो ये सारे आपके सामने स्क्रीन पे है, इसको आप देख के एज इट इज लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में पढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑलवेज।